दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो सही उत्तर है क्योटो, जापान में। याद रखिएगा, 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्योटो में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है किससे? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप और सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई थी। तो GCCA यानी भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। याद रखिएगा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो है ये यूरोपीय संघ और विकासशील देशों के साथ वार्तालाप और सहयोग से 2007 में ये स्थापित की गई थी। अगला है, ये लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन की एकीकरण के लिए प्रदान करती है क्या? तो ये दोस्तों भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है उन विकासशील देशों को उनकी विकास नीति और बजट में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। कारण है कि मौसम की चरम दशा में बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि मौसम की जो चरम दशा हो रही है उसकी बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी है? तो याद रखिएगा 0.03%, और इससे अधिक होने पर जो है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या हैं? तो जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन के लिए संभावित स्थान क्या हो सकते हैं? तो इसमें परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल और गैस भंडार और भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह, ये सभी भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन के लिए संभावित स्थल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा, झारखंड ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के सहयोग से जलवायु केंद्र यानी क्लाइमेट सेंटर स्थापित किया है। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो 2013-14 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला तो ये सरायकेला खारसावां था। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारणों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है किसका? तो ये जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलनों से 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में।
2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मैड्रिड, स्पेन में। 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पर? तो ये ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी प्रक्रिया है? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, इसको हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में या बढ़ाने में मदद करती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। किस विचारक ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो जोसेफ फोरियर ने। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? याद रखिएगा दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंधित है किससे? तो UNFCCC से, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्योटो प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है। सही कथन आपको बताना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई थी। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि किसी गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है क्या? तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी गैस का वैश्विक तापन विभव, ये गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये प्राकृतिक रूप में जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन गैसें ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो कि पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, वह गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ये हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक में ऑक्सीकृत हो जाती है किसमें? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में। और दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन से हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो याद रखिएगा, ये है जलवाष्प। अगला प्रश्न है, मीथेन, जलवाष्प, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड में वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में क्या सही है? तो इसमें समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है और समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। एक और प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है कि वह गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन। और वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है तो भूटान है।
वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि ये वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में होती है तो बहुत अधिक होती है। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा और लोगों और अन्य जीवधारियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं? तो हिमानी का पिघलना, सागरी तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और ग्लोबीय तापमान में वृद्धि ये सभी वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव क्या हैं? तो समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना और बीमारियों का फैलना तथा प्रवाल भित्ति का विरंजन होना ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है वो है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण ग्लोबल वार्मिंग की आशंका बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो ये आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर ये वैश्विक तापन से सर्वाधिक प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों? तो याद रखिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव करता है क्या? तो ये वैश्विक तापन में वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो आप जान लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण चक्रवात, तूफान और बवंडर की बारंबारता बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो है? तो ये मीथेन है। और मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसको क्या कहते हैं? तो इसको मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं? तो उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अधः स्थल में मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मीथेन उत्सर्जित होती है कैसे? तो धान के खेतों से और दीपक की बाम्बी से मीथेन उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो धान के खेत, कोयले की खदान, पालतू पशु, दीमक की बाम्बी और आर्द्रभूमि ये सभी मीथेन के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? तो आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स ये मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो ये कृषि है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है तो ये है मीथेन गैस। जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन यानी CH4 गैस को क्या कहते हैं? तो इसका एक अन्य नाम मार्श गैस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन एक घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं और ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है, तो इसको अर्थ आवर या पृथ्वी काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला विश्वव्यापी आंदोलन क्या है? तो ये है पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ था कब? तो 21 मार्च 1994 को। अगला है, ये सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, तो इसको ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है क्या? तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स सेंटर और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया था? तो ये दिनांक था 11 दिसंबर 1997, जब जापान के क्योटो शहर में UNFCCC के सम्मेलन में तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और ये वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक कटौती करने का प्रावधान कितना किया गया था? तो 5.2% की कटौती करने का प्रावधान क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अंतर्गत किया गया था कि 2008 से लेकर 2012 तक 5.2% की जो है उत्सर्जन कटौती की जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।